आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे। और जैसा कि हम सभी को पता ही है कि इस चैप्टर में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, इसलिए आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपके 7 मार्क्स कंफर्म हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बहुत ही कम टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। बाकी इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने इससे पिछले चैप्टर नंबर 8 टर्म 1 में पढ़ा था, ठीक है, उसी का एप्लीकेशन है इस चैप्टर में। और थोड़ी बहुत 2-3 नई टर्म्स है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? देखो, लाइन ऑफ साइट होती है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है, इमेजिनरी लाइन बनती है, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, मैं इस पेन को देख रही हूँ, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड आई एम द ऑब्जर्वर। तो मेरे आईज और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनेगी दैट विल बी नोन एज द लाइन ऑफ साइट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये लड़की खड़ी है और ये टावर के टॉप पर देख रही है, तो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। सो इसकी आईज और ये ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन होती है ये, एक्चुअल में तो कोई लाइन नहीं होती, हमने खुद अपनी तरफ से ड्रॉ करते हैं। सो इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। नाम से ही पता चल रहा है, लाइन ऑफ साइट मतलब जहाँ जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो जो देखने वाला और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। लाइन ऑफ साइट हमने डिस्कस कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल होता है आईज के सीधे, आईज के बिल्कुल सामने जो लाइन बनती है ग्राउंड के पैरेलल, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। आईज के बिल्कुल स्ट्रेट में जो लाइन बनेगी और वो ग्राउंड की पैरेलल होती है, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल, लाइन ऑफ साइट तो ये है क्योंकि ये ऊपर देख रही है, लेकिन इसके आईज के बिल्कुल सीध में, बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन बनेगी और ये ग्राउंड के पैरेलल होगी, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। मान लो अगर ये लड़की यहाँ पर खड़ी होती तो ये लड़की मान लो नीचे देख रही होती, तो अब इसकी लाइन ऑफ साइट तो ये होगी, लेकिन इसके बिल्कुल आईज के सामने जो लाइन बनेगी और ये ग्राउंड के पैरेलल होगी, सो दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? आईज के स्ट्रेट में जो लाइन बनती है ना, ऑब्जर्वर के आईज के स्ट्रेट में जो लाइन बनेगी और वो ग्राउंड के पैरेलल होगी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। सो हमने 2 टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। अब 2 एंगल्स होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर इसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का ये जो एंगल बनता है, जब हम ऊपर देखते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और तब जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल होगा उनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेट करना मतलब ऊपर उठना। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर होता है और हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो लाइन ऑफ साइट ऐसे बनेगी और हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे होगा। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो ये एंगल बनेगा, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये लड़की ऊपर देख रही है, ठीक है, ऊपर देख रही है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ देख रही है, सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट एंड ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। तो इनके बीच का ये जो एंगल बना है ना, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन का मतलब ही होता है ऊपर उठना, तो ये ऊपर की तरफ देख रही है, इसलिए लाइन ऑफ साइट ऐसी बनी, हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सो आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया। अब दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखो, बिल्कुल इसका उल्टा है। डिप्रेशन का मीनिंग होता है मैथ्स में नीचे की तरफ झुकना। तो जब कोई ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखता है, तब जो लाइन ऑफ साइट बनेगी और हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, उनके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी समझ सकते हो, डायग्राम से समझ सकते हो, ये लड़की है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये लड़की इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो नीचे की तरफ देख रही है ना। डिप्रेस मतलब मैथ्स में डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे झुकना, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ देख रही है ऑब्जेक्ट को, तो लाइन ऑफ साइट ऐसे बनेगी और हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, क्योंकि इसके आईज के स्ट्रेट में तो यही लाइन बनेगी और ये ग्राउंड के पैरेलल है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा एंड ये लाइन ऑफ साइट है। अब इनके बीच का ये जो एंगल बना है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम ऊपर देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और बनते किसके बीच में है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनते हैं ये, ओके।
सो आई होप आपको ये चारों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई हैं, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन चारों टर्म्स का बहुत यूज होगा क्वेश्चंस में। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था कि हर एक एंगल की क्या वैल्यू होती है, तो उनका भी यूज होने वाला है। तो आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है। ओके, तो मैंने उनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, अगर आप समझना चाहते हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। कंसेप्ट यही था इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही कंसेप्ट्स थे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो एक टावर है, ठीक है, दिस इज द टावर, ठीक है, और हमें बोला है कि इस टावर के फुट से, ये टावर का फुट है, फुट क्या होता है, जो टावर के नीचे वाला पार्ट होता है जो ज़मीन पर लगा होता है, दैट इज़ द फुट ऑफ द टावर। तो इसके फुट ऑफ द टावर से, इसके फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है, ये ग्राउंड है क्योंकि जो टावर है वो ग्राउंड पर ही होगा ऑब्वियसली। सो इस टावर के फुट से 30 मीटर दूर ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब इस पॉइंट से टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमें गिवन है, दोबारा रीड करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर है, इसके टॉप से एक पॉइंट तक के बीच का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें 30 डिग्री गिवन है ना, यहाँ पर लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ये टॉप ऑफ द टावर है, तो इनके बीच का जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये जो पॉइंट है ना, ये टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, ये हमें बता रखा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इट इज 30 मीटर, ये जो डिस्टेंस है इट इज 30 मीटर, और इनके बीच का ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, हमें ये गिवन है कि वो जो पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर है, हमें इस टावर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है ना, यहाँ पर जो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम यूज करेंगे बिकॉज वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है, हमने नेम दे दिया। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टावर। तो टावर क्या है यहाँ पर, ए बी, मतलब हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है क्योंकि यही हमारा टावर है। ओके, सो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, साइन, कॉस, टैन, कोसाइन, सेक, कोसेक, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इनकी हेल्प से हम यहाँ पर ए बी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, कि कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, तो देखो एंगल है हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारे पास एक एंगल है इस ट्राइंगल में, और हमारे पास BC की लेंथ है कितनी, 30 मीटर। तो हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम इस 30 डिग्री के एंगल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इस 30 डिग्री के एंगल के लिए AB के लिए ये जो साइड है ये क्या है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर है ना। किसी भी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो उसकी परपेंडिकुलर होती है। तो ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली ये जो AB साइड है ये इसकी परपेंडिकुलर है, एंड इसका बेस क्या है, ये जो BC है ये इसका बेस है, ठीक है। तो हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है ना। ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, बेस हमारे पास ऑलरेडी है 30 मीटर, और हमें परपेंडिकुलर मतलब AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों का यूज होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इट इज tan थीटा। tan थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो उसमें परपेंडिकुलर बेस दोनों आ रहे हैं और इन्हीं का ही हमें यूज करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और जो बेस है विच इज BC उसकी लेंथ हमारे पास है, तो हमें इन दोनों का ही यूज है। तो हम tan थीटा का यूज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू। सो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा होता है एंगल, तो एंगल क्या है हमारा 30 डिग्री है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर है AB और बेस है इसका BC,
ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, देन विल गेट द आंसर। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 कैसे आई? हमने चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी टेबल पढ़ी थी, हर एक एंगल की वैल्यूज देखी थी, तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद होगी तो तभी आप ये वैल्यूज लिख पाओगे, अदरवाइज आप उस टेबल को बनाना भी सीख सकते हो। ठीक है, देन यू कैन ड्रॉ द टेबल एंड देन यू कैन गेट द आंसर। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB/BC। तो AB की लेंथ तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं और BC की लेंथ हमारे पास है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा AB/30 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 जा तो 30 ही होता है, एंड AB इंटू √3 कितना होगा? AB√3 हो जाएगा। तो AB√3 हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 30, क्योंकि 30 इंटू 1 30 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी, ये √3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको हमें थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये डायग्राम इरेज कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आई एम इरेजिंग दिस डायग्राम। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 डिवाइडेड बाय √3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 30 को हम 3 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, है ना, एंड √3 एज इट इज़ रहेगा। अब हमें इस 3 को हम और ब्रेक करके लिखेंगे, ताकि हमारा ये नीचे वाला जो √3 है ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना, √3 इंटू √3 एंड इंटू 10, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है? √3 इंटू √3 3 होता है, एंड 3 इंटू 10 30 होता है, तो 30 ही आएगा। तो √3 को हमने ब्रेक करके √3 इंटू √3 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में भी √3 है, तो ये वाला जो √3 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर वाला जो हमारा √3 है वो हट जाएगा, एंड न्यूमिनेटर में बचेगा √3 इंटू 10। तो √3 इंटू 10 कितना होता है? तो यहाँ से हमारे पास AB की लेंथ आ जाएगी 10 इंटू √3 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है। तो टावर, जो हमारा टावर था, जो AB है, उसको हमने AB से रिप्रेजेंट किया, उसकी लेंथ है 10 इंटू √3 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है? 10 इंटू √3 मीटर। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया एंड देन वी गॉट द आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आइडिया आएगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ किया, उसमें वैल्यूज पुट करी और फिर हमें टावर की लेंथ मिल गई विच इज़ 10 इंटू √3 मीटर। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। इट इज़ A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। ठीक है, तो एक स्टैचू है, ठीक है, दिस इज द स्टैचू, और ये जो स्टैचू है ये एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। पेडेस्टल क्या होता है? स्टैचू का जो सपोर्ट वाला पार्ट होता है नीचे, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टैचू है और ये इस पेडेस्टल के नीचे ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो स्टैचू के नीचे ये पेडेस्टल है। ठीक है, From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। तो देखो ये ग्राउंड होगा, है ना, क्योंकि ग्राउंड पर ही बनेगा स्टैचू। सो दिस इज द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो इस पॉइंट से ये स्टैचू के टॉप तक, ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और ये जो सेम पॉइंट है ग्राउंड पर, इस पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो टॉप ऑफ द स्टैचू तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, और इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। मतलब इस पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप पर ये जो एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कितना है? ये 45 डिग्री है। दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, सो इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। सो ये हमारा पॉइंट है ग्राउंड पर, ये इतना पेडेस्टल है, ये स्टैचू है। तो इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप तक ये जो पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्री, एंड इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री हमें गिवन है। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द
हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हमें ये जो पेडेस्टल है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। और हमें स्टैचू की हाइट ऑलरेडी गिवन है 1.6 मीटर, मतलब ये स्टैचू है, इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, इट इज 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक है, 1.6 मीटर। और हमें इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल बन चुका है, यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं। सो लेट्स डू द नेमिंग। सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम एंगल BCD की बात करते हैं, मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 45 डिग्री गिवन है और हमें इस BC की लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसी ट्राइंगल की बात करेंगे और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करके कोई ना कोई इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तभी हमें आगे आंसर मिलेगा। सो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, अगर हम ये BCD, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, tan थीटा अप्लाई करेंगे, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और परपेंडिकुलर ही हमें फाइंड आउट करना है विच इज BC, एंड बेस का यूज होने वाला है दोनों ट्राइंगल में, इसलिए हम tan थीटा का यूज करेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। tan 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका परपेंडिकुलर है BC, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, एंड इसका बेस है CD, इसकी लेंथ भी हमें नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे BC डिवाइडेड बाय CD, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय CD। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप आगे थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो ये CD जब उस साइड जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो सेम ही रहता है ना। तो जब CD उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये CD ही यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से CD उधर जाएगा और ये CD ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके ये CD ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, CD इज इक्वल टू BC। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिली है, मतलब CD और BC की जो लेंथ है वो इक्वल है, ये CD है एंड ये BC है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। डायग्राम में इक्वल हमें नहीं दिख रही, लेकिन बस समझ लो, क्योंकि डायग्राम हमने फेयर ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल गई, CD इज इक्वल टू BC। अब इस इक्वेशन का हम आगे यूज़ करेंगे, आगे जो भी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हमने BCD ट्राइंगल की तो बात कर ली, इस ट्राइंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके जो इक्वेशन फॉर्म करनी थी वो कर ली। अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि इस बड़े वाले ट्राइंगल का भी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ना, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंड AB की लेंथ हमें 1.6 गिवन है। तो यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में भी हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, tan थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर और बेस का ही यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan थीटा, अब यहाँ पर इस ट्राइंगल ACD में थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस 60 डिग्री का परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड, तो इसकी सामने वाली साइड है AC, ये पूरी है ना, क्योंकि हम बड़े वाली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ये AC इसकी परपेंडिकुलर है। अब ये जो AC वाली साइड है ये दो साइड से मिलकर बनी है, AB और BC है ना, ये AC जो पूरा है ये AB और BC से मिलकर बना है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BC है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और AB की लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है विच इज 1.6 मीटर, तो AB की जगह हम लिख देंगे क्या, 1.6 मीटर, क्योंकि इसकी लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है और BC की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया है ना, AB प्लस BC मतलब 1.6 प्लस BC, ये परपेंडिकुलर हो गया। डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है, CD है, सो CD इज द बेस, ठीक है। और अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि CD और BC की जो लेंथ है वो इक्वल है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, इट वाज BC इज इक्वल टू CD, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो यहाँ पर हम CD की जगह BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसको BC से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें BC की लेंथ ही फाइंड आउट करनी है ना, अल्टीमेटली हमें BC की लेंथ ही फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम CD की जगह यहाँ पर BC लिख देंगे, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह मैंने BC लिख दिया, ठीक है।
और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, सो इट्स वैल्यू इज √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो BC है ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, व्हेन इट विल गो दैट साइड इट विल गेट मल्टीप्लाइड। तो हम यही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1.6 प्लस BC ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर जो डिवाइड में BC था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी BC इंटू √3, BC इंटू √3। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो BC है ना इसको भी इस साइड ले आएंगे, इक्वेशन के इस साइड ले आएंगे, ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए और हमारे पास BC की वैल्यू आ पाए। ठीक है, तो ये अब ये जो BC है यहाँ पर, इसको जब हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस BC हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी, ये हो जाएगा BC √3, एंड ये वाला BC जब उस साइड आएगा तो ये माइनस BC हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल के साइड क्या रहेगा, 1.6 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी। इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में BC कॉमन है तो BC को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो इसको मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर वेयर शुड आई सॉल्व, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, यहीं पर मैं इसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। तो अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज, इट इज BC √3 माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों में BC कॉमन है, इसमें भी BC आ रहा है और इसमें भी BC आ रहा है, तो BC को कॉमन ले लेते हैं। सो BC को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर BC हमने ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ √3 बचेगा, एंड यहाँ पर हमने BC ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ -1 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1.6। तो अब ये जो ब्रैकेट में √3 -1 है इसको हम इक्वेशन के इस साइड भेज देंगे, ये BC के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के उस साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास BC की लेंथ आ जाएगी, BC की लेंथ आ जाएगी 1.6, एंड ये जो इनटू में √3 -1 था ये डिवाइड में हो जाएगा, √3 -1। ठीक है, तो ये हमारे पास BC की लेंथ आ गई, और BC की लेंथ ही हमें फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि BC क्या है, इट इज द पेडेस्टल, यही पेडेस्टल है जिसके ऊपर स्टैचू है, और हमें पेडेस्टल की लेंथ ही फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पेडेस्टल है BC, तो हमें BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये हमने इसकी हाइट फाइंड आउट कर दी। लेकिन फ्रेंड्स हम इसको यहीं पर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। हम डिनोमिनेटर में ऐसे इरेशनल नंबर को, रूट वाले नंबर को नहीं छोड़ सकते, सो वी हैव टू रैशनलाइज इट, और रैशनलाइज करना हमने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जब हमारे पास ऐसे इरेशनल नंबर्स होते हैं तो हम इस इरेशनल नंबर को दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन को चेंज करके। मतलब यहाँ पर √3 -1 है तो अब हम √3 + 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे ही हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1 को। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी कर देंगे √3 + 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.6 इंटू √3 + 1 कितना होता है, इट इज 1.6 इंटू √3 + 1। ठीक है, ये डायरेक्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कैसे होगा, देखो डिनोमिनेटर में इट विल बी, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 -1 इंटू √3 + 1 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जब ब्रैकेट में ऐसा होता है ना √3 -1 इंटू √3 + 1, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a + b इंटू a - b, है ना, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। इस आइडेंटिटी का हमें पता है, तो a है √3 एंड b क्या है, 1 है, तो a - b इंटू a + b, सो दिस विल बी इक्वल टू a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। सो दिस विल बी 2, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 0.8, है ना, ये 1.6 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा। सो फाइनली BC की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, BC की लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, इट विल बी 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर।
तो हमने पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट कर लिया। पेडेस्टल की हाइट हमने फाइंड आउट कर ली 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जो पेडेस्टल है BC, इसकी लेंथ कितनी है? इट इज 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द पेडेस्टल। तो अगर ऐसा आपका आंसर आता है, ऐसे रूट में आ जाता है और एक परफेक्ट नंबर नहीं आता, तो ये बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा आंसर तो होना ही नहीं चाहिए, एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने सही से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ किया है एंड सही क्वेश्चंस के हिसाब से उसे फॉलो किया है, तो आपका आंसर सही ही आएगा। ठीक है, बेशक आपका आंसर रूट में आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, so this was your answer. So you can note it down if you want. Now let's move on towards the last question. So the last question is, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. तो देखो, एक टावर है, ठीक है, ये टावर है और एक इस टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है और वो आदमी ग्राउंड पर एक कार को देख रहा है और वो कार टावर के फुट के पास आती जा रही है। ठीक है, सो ये ग्राउंड है। ठीक है, क्योंकि जो टावर होगा वो ग्राउंड पर ही होगा। सो दिस इज द ग्राउंड एंड यहाँ पर ये हमारी कार है। ठीक है, दिस इज द कार, इस पॉइंट पर ये कार है और ये जो कार है ये टावर के फुट की तरफ नजदीक आती जा रही है। ठीक है, तो ये हाईवे है और यहाँ से ये कार आ रही है। सो अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उस मैन की आईज और कार के बीच में, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो देखो, ये लाइन ऑफ साइट होगी और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? ऑब्जर्वर के स्ट्रेट में ये जो लाइन बनती है ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पर ये मैन खड़ा है, ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट A। यहाँ पर ये मैन खड़ा है और इस कार को देख रहा है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो कार है ये टावर के नजदीक आती जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब जो स्पीड है वो सेम है। ठीक है, 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। तो अब 6 सेकेंड्स के बाद, 6 सेकेंड के बाद जो कार है वो थोड़ी और आगे उसने ट्रैवल किया और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था जो मैन और कार के बीच में, अब वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। मतलब जो कार है वो और नज़दीक आ गई। ठीक है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक, ये मैन तक यहाँ पर, तो अब ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये कितना है? दिस इज 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया। तो पहले तो 30 डिग्री था जब कार यहाँ पर थी एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन अब जब कार यहाँ पर आ गई तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। सो दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। ओके, नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस पॉइंट से लेकर टावर के फुट तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा सेकंड्स में, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है और हमें ये गिवन है कि जो कार है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स लगे। और हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम नेमिंग कर देते हैं। ये A है, लेट्स से दिस पॉइंट इज B, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है एंड दिस इज द पॉइंट D। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो वाला जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट P का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं ना, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर 6 जो चैप्टर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था। ओके, सो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये ग्राउंड है और ये दोनों पैरेलल हैं और ये वाली जो AB ये जो लाइन है ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जो एंगल है विच इज 30 डिग्री एंड ये जो एंगल B है ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? दिस विल बी ऑल्सो
30 डिग्री बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। सेम विद दिस ऑल्सो, ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो अब ये वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्री ही होगा बिकॉज ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इतना हमें पता है, ये हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो ये वाले जो एंगल्स हैं ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, हमें सी डी की ये यहाँ सी से लेकर डी तक जाने के लिए उस कार को कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ए सी डी इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, एंड सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। तो ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पर हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए? देखो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज करेंगे, टैन थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर ये ए डी हो जाएगा विच इज द हाइट ऑफ द टावर, एंड ये सी डी क्या है, जो पॉइंट है जिससे एक कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है ना। तो ये वो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का ही यूज हो रहा है, इसलिए हम टैन थीटा का यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ए सी डी टैन थीटा। तो अब थीटा क्या होता है, एंगल होता है। तो इस ट्राइंगल में एंगल कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज 60 डिग्री। सो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर है ए डी और इसका बेस है सी डी। ठीक है, तो ए डी डिवाइडेड बाय सी डी। ठीक है, और टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टैन 60 की वैल्यू होती है √3। So √3 is equal to AD divided by CD, है ना, AD divided by CD। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये CD को जब हम उस साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी, √3 इंटू CD। ठीक है, CD इंटू √3 भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा CD इंटू √3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से हमारे पास AD की लेंथ आ गई CD इंटू √3। हमने AD की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि देखो AD क्या है, टावर है, और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहे हैं ना। इस वाले ट्राइंगल में ACD में इसमें भी AD आ रहा है, और ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ADB इसमें भी AD आ रहा है। तो हम AD की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि हम एक बार इस ट्राइंगल में हम AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एक बार हम इस वाले ट्राइंगल में AD की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। तो हमारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हम AD की वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने AD की वैल्यू निकाल ली CD इंटू √3 मीटर। ठीक है, मीटर में ही होगा बिकॉज जो टाइम की यूनिट है वो सेकंड में हमें गिवन है। तो ये इसकी AD की हमने लेंथ निकाल ली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ADB, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो एंड इस इक्वेशन का आगे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABD। अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABD, तो इसमें देखो, इसमें हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, टैन थीटा का ही यूज करेंगे, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है यहाँ पर, उसी का यूज है, इसलिए हम टैन थीटा का यूज करेंगे। सो टैन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री बिकॉज यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है। सो टैन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, AD ही है, दोनों ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो AD ही है। सो AD होगा एंड बेस। तो बेस क्या है इस ट्राइंगल का बेस है BD, ये वाली जो पूरी लेंथ है ये BD इसका बेस है। ठीक है, सो AD डिवाइडेड बाय BD। ठीक है, टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टैन 30 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सॉरी, टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BD, है ना। अब यहाँ से हम AD की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से हम AD की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी। AD की वैल्यू क्या आएगी, देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास BD डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी BD डिवाइडेड बाय √3। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास AD की वैल्यू आई थी CD इंटू √3, और ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें हमारे पास AD की वैल्यू आई BD इंटू √3। तो दोनों AD की ही वैल्यू है। इक्वेशन 1 में भी AD की वैल्यू थी, इक्वेशन 2 में भी हमने AD की वैल्यू निकाल दी है। तो अब हम दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट द वैल्यूज। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स इक्वेट देम। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम
यहाँ पर आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AD की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी CD इंटू √3, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 में हमने AD की वैल्यू निकाली BD डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेट कर दिया, तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये यहाँ पर √3 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी CD इंटू √3 इंटू √3, ठीक है, इज इक्वल टू BD, ठीक है। तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। सो ये हो जाएगा 3CD इज इक्वल टू BD, है ना। ये हमने सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया। अब 3CD इज इक्वल टू BD। अब इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, देखो BD किससे बना है, BD BC और CD से मिलकर बना है ना। इतना हमें पता है कि जो BD है वो BC और CD से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम BD को रिप्लेस कर देंगे किससे, BC प्लस CD से। सो ये हो जाएगा BC प्लस CD। ओके, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जो BD है वो BC प्लस CD से मिलकर बना है, तो इसको हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी 3 इंटू CD है और यहाँ पर BC प्लस CD है, तो इस CD को हम उधर भेज देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए, हम थोड़ा और इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो इसको जब हम उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी 3CD माइनस CD, एंड यहाँ पर इस साइड सिर्फ BC बचेगा, ठीक है, इस साइड BC बच जाएगा। ओके, अब 3CD माइनस CD ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2CD, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसके आगे और इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 माइनस 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2CD। सो इसको माइनस करके कितना आएगा, 2CD, ठीक है। 2CD इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से हमारे पास क्या, यहाँ से हमारे पास CD की वैल्यू आ जाएगी। CD की वैल्यू क्या आएगी, इस 2 को हम उस साइड भेज देंगे तो ये BC के साथ डिवाइड हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी, यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ, सो यहाँ से हमारे पास CD की वैल्यू आ जाएगी। CD की क्या वैल्यू आएगी, ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी BC डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो CD है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास BC डिवाइडेड बाय 2। तो CD क्या है, CD इज द पॉइंट फ्रॉम विच द कार विल ट्रैवल। तो हमें यही तो फाइंड आउट करना है कि C से लेकर D तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, है ना। तो CD की हमारे पास वैल्यू आई BC डिवाइडेड बाय 2, और हमें पता है कि B से C पॉइंट तक जाने में कार को कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड्स लगे, है ना। यहाँ पर गिवन है दैट इट टुक 6 सेकेंड्स, है ना, 6 सेकेंड्स यहाँ पर कार को लगे B से C पॉइंट तक जाने में। तो अब C से D पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो CD की वैल्यू आ गई हमारे पास BC डिवाइडेड बाय 2। तो BC को कवर करने में कार को 6 सेकेंड लगे हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 3 होता है। मतलब C से D तक जाने के लिए कार को 3 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, CD इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना आएगा फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट C टू D, ये कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। तो हमने ये टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन को समझा, उसका डायग्राम ड्रॉ किया, फिर हमने जैसे भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ किया, एंड देन हमने इक्वेशन फॉर्म करी, एंड इक्वेशन फॉर्म करके फिर हमें वैल्यूज़ मिल गई, एंड देन वी गॉट द आंसर। तो हमें पता था कि B से C तक जाने में 6 सेकेंड लगे हैं, एंड यहाँ पर CD की हमारे पास वैल्यू आ गई BC डिवाइडेड बाय 2। तो BC डिस्टेंस करने में 6 सेकेंड लगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 3 सेकेंड होते हैं। सो दिस विल बी CD इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब CD डिस्टेंस को कवर करने में, C से D तक जाने में उस कार को 3 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, और यही हमें फाइंड आउट करना था, दैट फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो D फुट ऑफ द टावर है और ये C पॉइंट है जहां पर वो कार थी, तो कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। थोड़ा सा ये लंबा और ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आपको स्टेटमेंट को समझ के उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व। की सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने हैं, फिर आप इक्वेशन फॉर्म करोगे, और फिर आपको अपने आप समझ आता जाएगा कि कैसे आप आगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। So we have completed the revision of our chapter Some Applications of Trigonometry। हमने इस पूरे चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज किया, और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिससे हमारे जितने भी टर्म्स का एप्लीकेशन था वो हमने सीख लिया। ओके, सो अब आपको NCERT के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना है, तभी आप इस चैप्टर में 100% परफेक्ट होगे। ओके, एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।